नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच में हूं जो शुरू तो एक राज्य से हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो एक एक करके देश के दूसरे कई राज्यों में भी पहुंचेगी। ये खबर हुआ यह है कि उत्तराखंड ने एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए एक विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। जाहिर है वहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा का बहुमत है। ऐसा लगता है कि ये विधेयक वहाँ से पास हो जाएगा। राज्यपाल चूँकि केंद्र की भाजपा लीडरशिप वाली सरकार के भेजे हुए हैं, इसलिए वहाँ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा आज़ादी के बाद से अब तक का, जहाँ पर यूसीसी कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। एक छोटा सा तथ्य आपको बतला देता हूं कि सैकड़ों बरस पहले पुर्तगाल के कब्जे में जब था गोवा, उस वक्त वहां पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड 1867 की बात है, ठीक सैकड़ों बरस तो नहीं है, 1867 में वहां पर यूसीसी लागू हुआ था। अब ये आज़ादी के बाद ये पहला राज्य ऐसा है जहां पर इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि बीजेपी पूरे देश के लिए इस बात को जाने कब से, जनसंघ के समय से समान नागरिक संहिता की मांग करते आ रही है। एक एक करके आप देखिएगा, धारा 370 कश्मीर से खत्म करने की बात भाजपा ने वहां कर ली। लोगों को आशंका थी कि वहां बहुत बवाल होगा, कश्मीर जलने लगेगा, कुछ होगा। एक पत्थर भी नहीं चला वहां पे। लोगों की अलग अलग व्याख्या है कि वहां पर सरकार ने शिकंजा कस के रखा था, इसलिए वहाँ पर विरोध नहीं हो पाया, लेकिन वो शिकंजा तो ढीला भी होते चले गया। आज तक वहाँ पर कोई उसका विरोध नहीं हुआ है 370 खत्म होने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी आनन फानन उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई। बहुत से लोग अदालत तक गए थे, रोक नहीं लगी थी। वो एक मामला था। दूसरा, भाजपा ने अपने समान नागरिक संहिता के आधार पर जो मुस्लिमों के बीच एक ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोलकर किसी पत्नी को छोड़ देना जो होता था, उसके ऊपर रोक लगाई, उसके खिलाफ कानून बनाया। कोई देश के मुसलमानों के बीच बयानबाजी से परे कोई बवाल नहीं हुआ। और हुआ यह है उससे कि देश भर में मुस्लिम महिलाएं ऐसा ट्रिपल तलाक देने वाले पतियों के खिलाफ थानों में जाकर रिपोर्ट लिखा रही हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम परिवारों के बीच में आग लगाने का काम किया है इस कानून ने। हमारा नज़रिया इसको लेकर थोड़ा सा दूसरा है। वो ये है कि मुस्लिम परिवारों के भीतर मुस्लिम महिलाओं को हक देने का काम इस कानून ने किया है, जो ट्रिपल तलाक रोकने का कानून मोदी सरकार ने बनाया है। अब अगर हम देखें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने वहाँ विधानसभा में जो विधेयक पेश किया है, जो शायद कहा जा रहा है कि 20 महीने की मेहनत से बना है, 60,000 लोगों से विचार विमर्श हुआ है, ऑनलाइन बैठकें लेकर लोगों से लिखित सुझाव मांगकर जो बना है वहाँ पर विधेयक, जो कानून बनने जा रहा है, ऐसा लगता है उसमें सैकड़ों पेज का एक मसौदा है, बहुत बड़ा। उसमें कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। पहली नज़र में ये कानून ऐसा लग सकता है कि ये मुस्लिम रीति रिवाजों के खिलाफ है, क्योंकि देश में आज अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग विवाह कानून है, अलग अलग विरासत कानून है, अलग अलग दत्तक अधिनियम है। ये अलग अलग है, हिंदुओं के, मुस्लिमों के अलग अलग है, दूसरे धर्मों के भी हो सकता है कुछ और थोड़े से अलग हो। लेकिन मुस्लिमों के बीच जो चले आ रहा था सिलसिला वो ये था कि लड़की जैसे ही रजस्वला होती है, उसकी माहवारी शुरू होती है, 13 साल 12 साल, इन दिनों शायद 11 साल की उम्र में भी लड़कियां किशोरी बन जाती हैं। उसके तुरंत बाद उसके माँ बाप चाहें तो उसकी शादी कर सकते हैं, करते भी हैं बहुत से मामलों में। मैंने अभी हैदराबाद के कुछ मामलों को देखा था। वहाँ कुछ गरीब मुस्लिम माँ बाप ऐसे भी हैं जो खाड़ी के देशों से आने वाले बूढ़े शेख लोगों के साथ
कुछ पैसों के एवज में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, नाबालिग बेटी, छोटी सी 12, 13, 14 साल की बेटी, उसकी शादी कर देते हैं। वो शेख कुछ हफ्ते उनको साथ में रखते हैं, उसके बाद ट्रिपल तलाक देकर वो बाहर चले जाते हैं। कुछ ऐसे काजी वगैरह भी रहते हैं जो इस तरह के शादी और फिर तलाक ये सब में मदद करते हैं। मैं देश के एक बड़े अखबार की रिपोर्ट देख रहा था, हैदराबाद में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी रखी है। ऐसी एक लड़की, मुस्लिम लड़की 18वां पति झेल रही थी, 17 बार वो बिक चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, माँ बाप ही कर रहे थे, 18वें पति से उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। ये कानून जो है उत्तराखंड का, ये मुस्लिम लड़की हो या हिंदू या किसी भी धर्म की हो, सिवाय आदिवासी के, आदिवासियों को इससे परे रखा गया है। बाकी किसी भी धर्म की लड़की हो, उसकी 18 साल से पहले शादी रोक देता है ये कानून, कोई भी धर्म की हो। मेरे हिसाब से ये एक सुधारवादी शर्त है। पूरे के पूरे कानून को मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक शर्त मुझको ठीक लगती है कि 18 साल की होने के पहले लड़की की शादी न हो। आप कल्पना करके देखिए, 12-13 साल की लड़की की शादी हो गई, उसको विदेश ले गए, अफ्रीका ले गए, खाड़ी के देश ले गए, कहीं ले गए, उस लड़की के क्या हक रह जाते हैं? वहाँ पैसे वाले लोगों के पास, बूढ़े लोगों के पास वो पड़ी रहती है, उनकी एक और बीवी होकर। जब तक उनका जी न भरे तब तक रखते हैं, बाद में निकाल फेंकते हैं। फिर वो लड़की भटकते हुए कहीं से अगर आ गई हिंदुस्तान तो आ गई, नहीं तो बाहर किसी धंधे में बैठ जाती है। तो 18 साल तक लड़की की शादी न होना एक सही फैसला है, जो देश में मुस्लिम विवाह कानून के तहत जो छूट मिली हुई थी मुस्लिम माँ बाप को अपनी नाबालिग लड़की की शादी की। और मुस्लिम रिवाजों के मुताबिक जैसे ही माहवारी शुरू होती है उसकी शादी की जा सकती है। गलत रिवाज था ये रिवाज अगर ये उत्तराखंड का कानून खत्म करने जा रहा है जैसा कि प्रस्तावित है, मेरे हिसाब से ये अच्छा है फैसला, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ इस कानून की अच्छी जो है वो ये है कि लड़के और लड़की के बीच सारा भेद खत्म कर दिया गया। ज़मीन जायदाद को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, विरासत को लेकर, लड़के और लड़की के बीच फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया। इसमें लड़का लड़की लिखा ही नहीं गया है, संतान लिख दिया गया है। यह अच्छा फैसला है, लड़की को बराबरी का हक मिलने का। वरना क्या होता है मैं बताऊं आपको, देश के तमाम हिंदू परिवारों में लड़की की शादी के समय जो खर्च किया जाता है, उसको जो दहेज दिया जाता है, यही मान लिया जाता है ये उसका हक है। बाकी माँ बाप की जितनी दौलत है या पुरखों की छोड़ी हुई जितनी दौलत है, उसको मोटे तौर पे लड़के आपस में बांट लेते हैं बेटे। लड़कियों को और कुछ नहीं दिया जाता। कहा जाता है वो तो जहाँ गई है वहाँ है उसका हक। तो वो सिलसिला इसमें उत्तराखंड के इस कानून में ख़त्म हो रहा है। हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए, सभी के लिए, केवल आदिवासी इससे बाहर रखे गए हैं। मुझको लगता है कि ये अच्छा कानून है। ये चाहे उत्तराखंड में, चाहे ये मुस्लिमों को निशाने पे बनाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन ये प्रावधान अच्छा प्रावधान है। तीसरा एक प्रावधान इसमें एक से अधिक जीवन साथी बनाने पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है, अभी जो कहा जाता है, जो मुस्लिम बदनाम है जिस बात के लिए कि 4-4 शादियां कर लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप अपने आसपास मुस्लिमों में पता लगा के देखिएगा, 4 शादी वाले शायद ही कोई मिलेंगे, लेकिन ऐसे उनके बारे में चर्चा रहती है। वो भी इससे खत्म होता है। और दूसरी बात ये कि देश का आंकड़ा बताता है, सरकारी आंकड़ा, कि हिंदू जो हैं वो भी बड़ी संख्या में दूसरी शादी करते हैं। वो भी इससे रुक रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म के आधार पर शर्त नहीं है, किसी भी धर्म के हो वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। औरत मर्द कोई भी हो, एक से ज़्यादा जीवन साथी नहीं बना पाएंगे। मेरे हिसाब से ये प्रावधान भी इसका ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो मुझको लगती है इसमें वो ये है, इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो गड़बड़ हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बतलाता हूँ, मुस्लिम विवाह कानून में जो फेरबदल इसमें किया गया है, तो मुस्लिम विवाह कानून एक राष्ट्रीय कानून है जो देश की संसद से पास है।
उसको किसी एक राज्य की विधानसभा अपने यहाँ खारिज कर सके, ये कितना वैधानिक है या नहीं है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाके साबित होगा। जैसे ही ये कानून बनेगा, इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कुछ मुस्लिम संगठनों के कल से आज के बीच में बयान भी आ गए हैं कि ये नाजायज़ है, ये कानून जो बना रहा है उत्तराखंड। तो लोग इसके खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या एक राज्य की विधानसभा को ऐसा हक है कि एक राष्ट्रीय कानून के खिलाफ कानून बना सके। देखना होगा क्या होता है उसमें। फिर ये है कि जैसा कि हर कानून में कोई ना कोई छेद निकाल कर उसको तोड़ने की नीयत रखने वाले रास्ता निकाल लेते हैं। क्या ऐसा होगा कि उत्तराखंड के मुस्लिम जो हैं अपनी लड़की को लेके पड़ोस के दूसरे राज्य में जाके वहाँ शादी कर देंगे? क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा करना इस कानून में कवर होगा? क्या उनको उत्तराखंड के कानून के तहत सजा दी जा सकेगी अगर वो दूसरे राज्य में जाकर कुछ करेंगे? आपको ध्यान है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा विवाद चलते ही रहता है गर्भपात के अधिकार का। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ अर्सा पहले, 50 साल पहले से चली आ रही एक व्यवस्था जिसमें गर्भपात का हक महिला को था, उस कानून को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले को पलट दिया 50 साल पहले के, और कहा कि राज्य को हक है, वो चाहे तो ऐसा कानून बनाए। तो वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी के, ट्रंप की पार्टी के जितने राज्य हैं, उन राज्यों ने तुरंत एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे ने ये कानून बना दिया कि 6 हफ्ते के बाद का गर्भ जो है उसका गर्भपात नहीं किया जा सकेगा। ऐसा हिंदुस्तान में भी महसूस किया जा रहा है कि उत्तराखंड के इस विधेयक के तुरंत बाद इसको दूसरे भाजपा प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा एक एक करके। शायद 2 राज्यों का कहा जा रहा है कि गुजरात और असम का आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस से वहाँ गए हुए हिमंता बिस्वा शर्मा, वो बड़े उत्साही रहते हैं ऐसे मामलों में। तो कहा जा रहा है कि गुजरात और असम, एक पश्चिम का एक पूरब का, इन 2 राज्यों में सबसे पहले इसी को कट एंड पेस्ट करके उत्तराखंड को हटाकर अपने अपने राज्य का नाम लिखकर ऐसा कानून वहाँ भी बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा है अभी। तो ये देखना है अभी कि एक राष्ट्रीय कानून के खिलाफ क्या बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा कानून बनाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के ही इस कानून को खारिज कर देगा। ये भी हो सकता है कि भाजपा ने सोच समझकर एक राज्य में ऐसा कानून बनाने की ये प्रक्रिया शुरू की है, जो हो सकता है कुछ दिन में बन जाए, और उसके बाद देखें कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिकता है कि नहीं। और अगर टिक जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद देश के दूसरे प्रदेशों में, पूरे देश में भाजपा ऐसे किसी कानून के बारे में सोचे। ये शायद पानी की गहराई को नापने के लिए एक पैर डुबा के देख रही है भाजपा, ऐसा लगता है। ये एक चीज हुई। लेकिन मुस्लिम विवाह कानून के जिन प्रावधानों के खिलाफ उत्तराखंड का ये समान नागरिक संहिता कई बातें तय कर रहा है, यहाँ पे एक दूसरी चीज और भी हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ है। मैं उसको भी बतलाता हूँ आपको। उत्तराखंड का ये प्रस्तावित कानून जो है, ये कहता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, लड़का लड़का, लड़का लड़की, देश में अब सब कानूनी है। सेम सेक्स के लोगों का साथ रहना भी कानूनी है। उत्तराखंड का ये कानून कहता है कि अगर अविवाहित जोड़े, लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग अगर साथ में रहते हैं, तो उनको सरकार में अर्जी देकर अपनी इस रिश्ते को रजिस्टर कराना पड़ेगा, और सरकारी अफसर इन दोनों के माँ बाप को इसकी सूचना देगा। अब ये तो बालिग लोगों के लिए है। लिव इन रिलेशनशिप अगर रजिस्टर कराना किसी कानून के तहत हो रहा है, तो ये बालिग लोगों का रिश्ता है। बालिग लोगों के ऐसे रिश्ते को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कानूनी करार दिया है। सेम सेक्स के जोड़ीदार हो सकते हैं, शादी उनकी नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लिव इन रिलेशनशिप को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझको थोड़ा सा शक इस प्रावधान को लेकर है कि उत्तराखंड का ये प्रस्तावित कानून
लिव इन रिलेशनशिप के लिए सरकार में रजिस्ट्रेशन कराने को जो अनिवार्य कर रहा है और ऐसा न कराने पर सजा का प्रावधान कर रहा है, मेरा मानना है ये सुप्रीम कोर्ट के एक साफ साफ फैसले के खिलाफ है। शायद ये सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में ये प्रावधान खड़ा नहीं हो सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी आपत्ति करेगा, ऐसा मेरा पुख्ता भरोसा है कि लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर जब सरकार में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो अफसर इन दोनों के परिवारों को बताएंगे। ये भी गलत है। आज अगर बालिग लड़के लड़कियां जाकर 18 से ऊपर की लड़की और 21 से ऊपर का लड़का ये अगर जाकर कहीं शादी करते हैं, कोर्ट में, आर्य समाज मंदिर में, कहीं पे भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इनके माँ बाप को अनिवार्य रूप से बताया जाए। माँ बाप को ही अगर समय पे बता दिया जाएगा तो अधिकांश प्रेम विवाह रुक जाएंगे। परिवार दबाव डाल के, ब्लैकमेल करके, हिंसा करके रोक देगा ऐसी शादियों को। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले बालिग लोगों के साथ रहने के अधिकार के पक्ष में है। उत्तराखंड का ये प्रस्तावित प्रावधान जो है ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के जो बच्चे होंगे उन बच्चों का कानूनी हक उतना ही रहेगा जितना कि किसी शादीशुदा जोड़े के बच्चों का रहता है ये संपत्ति के मामले में। लेकिन ये बहुत कल्पनाशील प्रावधान नहीं है उत्तराखंड का, इसमें मौलिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी अभी एक मामले में ये तय कर चुका है कि बच्चे जो हैं वो कभी भी नाजायज नहीं है, कभी भी अवैध नहीं है। जो भी बच्चे हैं उनको पूरा कानूनी हक रहेगा, चाहे वो शादी के भीतर के हों चाहे शादी के बाहर के हों। अभी ताज़ा फैसला तो ये कहता है कि माँ बाप की दौलत से और परे पिछली पीढ़ियों की, माँ बाप की पिछली पीढ़ियों की जो दौलत है उसमें शादी से पैदा हुए बच्चों का जितना हक रहता है उतना ही अविवाहित रिश्तों में पैदा हुए बच्चों का भी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है, उसमें उत्तराखंड सरकार ने इस प्रावधान को जोड़ के कुछ नया नहीं किया है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप वाले साथ रहने वाले जोड़ों के लिए जो बंदिश लागू की है ये खतरनाक है। इससे लोगों की निजता खत्म होगी। इस बारे में एक चीज़ और मैं बतलाना चाहूँगा कि उत्तराखंड का ये प्रस्तावित कानून ये कहता है कि आपने किसी भी धर्म के हिसाब से शादी की हो, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसमें भी कोई मौलिक बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। ये बात पहले से भारत सरकार लागू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह चुका है कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, चाहे वो किसी भी पद्धति से हुई हो, किसी भी धर्म से हुई हो, किसी भी धार्मिक विवाह कानून से हुई हो, उसका सरकार में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसको कई जगहों पर, मेरा ख्याल है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए और दूसरी कई जगहों पर इस सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना शायद पासपोर्ट नहीं बन सकता शादीशुदा महिला का या पुरुष का। तो ये इस प्रावधान का भी कोई बहुत मौलिक महत्व यहाँ पर नहीं है, इन्होंने रख जरूर दिया है इसको। ये भी हो सकता है कि बहुत तटस्थ रहने के दिखने के लिए, बहुत निष्पक्ष दिखने के लिए कुछ एक ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं। लेकिन मुस्लिम संगठन जो हैं देश के, उन्होंने कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत यानी जो इस्लाम के जो कानून हैं उनके खिलाफ है ये, तो वो इसका विरोध करेंगे और कोई प्रदेश ऐसा लागू नहीं कर सकता, ऐसा उनका कहना है। उनका बयान आज सामने आया है। मैं कल इस बात को अपने एडिटोरियल में लिख भी चुका था, संपादकी में, कि इसका विरोध होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और ये देखना पड़ेगा कि पूरे देश में लागू मुस्लिम विवाह अधिनियम क्या कोई एक राज्य अपने यहाँ खत्म कर सकता है। अब ये देखने की बात है कि राज्यों के स्तर पे कानून बनाकर, समान नागरिक संहिता बनाकर कौन कौन सी चीज़ें लागू की जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लागू नहीं की जा सकती हैं। हालांकि ये जो कमेटी, जिस कमेटी ने ये किया था, इस कमेटी में एक कोई जज भी है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल बना था।
उसने सैकड़ों पेज की ये रिपोर्ट बनाई है वो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, लेकिन मेरी समझ ये कहती है ये सरकार के सुझाव इसमें शामिल होंगे इस रिपोर्ट में, और सरकार के जो सुझाव हैं वो हर बार सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हो पाते, कई बार खारिज होते हैं। इसके जो प्रावधान मैं गिना रहा हूँ ये खारिज होंगे कुछ एक, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना, ये मुझको लगता है खारिज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाकर। अगर नहीं होगा तो कम से कम ये प्रावधान तो पक्का ही खारिज हो जाएगा कि ऐसी रिलेशनशिप की सूचना दोनों के माँ बाप को दी जाएगी, ये खारिज होना तय है। बालिग लोगों के बारे में कोई खबर माँ बाप को देना जरूरी नहीं रहता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो खारिज होंगी। लोगों का अंदाज ये है कि भाजपा अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरे देश के लिए घोषित एजेंडा जो है उसका एक लिटमस टेस्ट, यानी जो कहते हैं ना ऐसा कि रसायन में एक कागज़ की पट्टी डुबा कर देखते हैं रंग कितना बदल रहा है कि नहीं, ऐसा टेस्ट उत्तराखंड में कर रही है भाजपा। अगर उत्तराखंड का ये विधेयक बाकी देश में लागू होने लायक लगता है, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होता है, हाई कोर्ट उत्तराखंड का और सुप्रीम कोर्ट अगर इसके प्रावधानों को खारिज नहीं करते हैं, तो फिर भाजपा की सरकारों के पास पूरे देश में या भाजपा प्रदेशों में ऐसा कानून लागू करने के लिए एक पुख्ता ड्राफ्ट रहेगा। ऐसा अंदाज है कि भाजपा उसी हिसाब से कर रही है। उसने एक प्रयोगशाला की तरह उत्तराखंड को छांटा है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से देश में ट्रिपल तलाक भाजपा ने लागू किया, अगर आपको ध्यान होगा तो उसके पहले का मुस्लिम महिला के बारे में बड़ा फैसला था शाहबानों का, जो कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक अपार और ऐतिहासिक बहुमत लेकर राजीव गांधी की सरकार बनी थी, संसद में अपार उनकी संख्या थी, बाहुबल था। वैसे में गुजारा भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो नाम की एक मुस्लिम के पक्ष में जो फैसला दिया था, उसको राजीव गांधी ने, नए थे राजनीति में, उसको राजीव गांधी ने अपने पार्टी के मुस्लिम परस्त नेताओं, मुस्लिम समाज के नेताओं के दबाव में उसको पलट दिया, पार्लियामेंट में कानून लाकर। गलत फैसला था वो, मुस्लिम महिला के हक छीनने का फैसला था। मैं उस दिन से आज तक दर्जनों बार उस बारे में लिख चुका हूँ। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उस वक्त से लेके अभी तक मैं दर्जनों बार उसके खिलाफ लिख चुका हूँ। मुझको ऐसा लगता है ट्रिपल तलाक का मामला जो है ये भी कुछ उसी किस्म का मामला था, जिसमें बाकी पार्टियां जिनको मुस्लिम मर्दों की नाराज़गी की फिक्र थी वो उसको समझ नहीं पाए। मैं यहाँ पर उसके बारे में ज़रा सा कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्रिपल तलाक का कानून, उसके खिलाफ कानून पेश करवाया और पास करवा दिया, उसको संसद में बहुमत था, पास हो गया कानून। अब देश में कोई भी मुस्लिम अपनी पत्नी को तलाक 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 कह के तलाक नहीं दे सकते, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। मुस्लिम महिला के हक में ये एक बड़ा फैसला था। लोगों ने मुझको याद दिलाया, आज सुबह जब मैं कुछ जानकार लोगों से दिल्ली में चर्चा कर रहा था इस बारे में, उन्होंने मुझको याद दिलाया कि ट्रिपल तलाक का ये फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुस्लिम इलाके थे उन मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम महिला मतदाताओं ने बम्पर मतदान किया और वहाँ से भाजपा को बड़ी लीड मिली मुस्लिम इलाकों में। मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम महिला के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून एक अच्छा कानून है जो महिलाओं के हक को बचाता है। दिक्कत एक ये हो गई है हिंदुस्तान में कि जब कभी मुस्लिम समाज के किसी हक की बात होती है तो वो मुस्लिम मर्दों के हक की बात तक सीमित रह जाती है, मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं रहती। आपको ध्यान होगा हमने इसी यूट्यूब चैनल पर दिल्ली के एलजी रहे हुए नजीब जंग से बात की है। एक देश की प्रमुख लेखिका हैं जिनकी किताबें आ चुकी हैं, देश के मुस्लिमों पर उनकी एक महत्वपूर्ण किताब आई है, गजाला वहाब, उनको मैंने इंटरव्यू किया। ऐसे कुछ प्रमुख मुस्लिम लोगों से जब मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनको कहा कि मैं मुस्लिम समाज के कुछ मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं
केवल मुस्लिम महिला के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तानी लोकतंत्र में, हमारे संविधान में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में मुस्लिम समाज के हित और मुस्लिम महिला के हित ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। जिसको हम मुस्लिम समाज का हित मानते हैं वो मोटे तौर पे मुस्लिम मर्दों का हक है वो, और जिसको हम मुस्लिम महिला का हक मानते हैं, अगर महिला को हक देने की बात करेंगे तो मुस्लिम मर्द जो हैं उसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस बात को भी बार बार लिखता हूँ, सोशल मीडिया पर लिखता हूँ, एडिटोरियल में लिखता हूँ, अभी एडिटोरियल में कह रहा हूँ कि जब कभी मुझको इन दो चीज़ों में से एक चीज़ छांटनी होगी कि या तो किसी धर्म के भीतर उस महिला के हक छांटना है, उस धर्म की महिला के, या उस धर्म के भीतर मर्दों की मनमानी को छांटना है, तो मैं महिला के हक छांटूंगा। मुस्लिम महिला के हक के लिए जो कानून बन रहे हैं, जो ट्रिपल तलाक का बना, जो ये कानून बन रहा है नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी के खिलाफ, मुझको लगता है ये एक ऐतिहासिक बहस छिड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। हो जाए बहस सुप्रीम कोर्ट में, मुझको लगता है उत्तराखंड ने एक ऐसी बहस छिड़ी है। उनकी नीयत चाहे जो हो, मैं उनकी राजनीति नहीं करता, लेकिन मेरा यह मानना है कि मुस्लिम लड़की की भी 18 साल के पहले शादी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर रहना चाहिए। उसके भीतर कई वजहों से ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपने अपने रीति रिवाज मानेंगे, जो आदिवासी हैं वो अपने रीति रिवाज मानेंगे, उसमें बहुत हद तक छूट दी गई है। उसी के तहत नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी होती है, उसी के तहत एक से ज़्यादा शादियां भी कर लेते हैं मर्द ही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, महिला नहीं कर सकती एक से ज़्यादा शादी। उसी के तहत महिला को या लड़की को बराबरी का हक नहीं मिलता है, उसी के तहत तलाक देना आसान था। अभी ये जो कानून बना है इसमें किसी मुस्लिम महिला को तलाक देने की हालत में जितने तरह के गैर बराबरी के नियम बनाए गए हैं मुस्लिम विवाह कानून में, उनमें से कई प्रावधानों को इसमें और खारिज किया गया है कि तलाक के बाद मुस्लिम महिला इतने समय तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। मर्दों पे लागू नहीं है, ये केवल औरतों पे लागू है। उसके भी खिलाफ प्रावधान है इसमें। मैं सैकड़ों पेज पूरे यहाँ पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन जिन बातों को आपको समझना चाहिए उनको मैं सामने रख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी नोटिस जारी करेगा उत्तराखंड सरकार को, वकील दोनों तरफ के खड़े होंगे, मुस्लिम समुदायों के खड़े होंगे, हो सकता है हिंदू भी इसमें कोई मुद्दा ढूंढ ले, भाई बहन के बराबरी का, वैध अवैध संतान के बराबरी का कोई मुद्दा ढूंढ लें वो। तो जो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी उत्तराखंड के इस कानून को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, मुझको लगता है वो कई मायनों में ऐतिहासिक बहस हो सकती है। कई मायनों में सुप्रीम कोर्ट बाकी देश में अभी तक मौजूद जो मुस्लिम विवाह कानून है या हिंदू विवाह कानून है या विरासत अधिनियम है या दत्तक लेने के जो नियम है या तलाक के जो कानून है, इनकी जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे किसी संभावित मुकदमे के दौरान होगी, उससे देश की सामाजिक स्थिति एकदम बदल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि ये एक मुद्दा ऐसा है जिसको 50 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था और मुस्लिम महिला को, नाबालिग लड़कियों को एक बेहतर हक, बेहतर ज़िंदगी पहले मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली है वो। तो ये मुद्दा पहुंचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश के सबसे बड़ी अदालत, उसकी संविधान पीठ इस पे चर्चा करे और तय करे कि क्या एक राज्य जो है किसी धर्म के विवाह पे ऐसी रोक लगा सकता है, सभी धर्मों के रिवाज को एक जैसा कर सकता है, क्या ये किसी धर्म के साथ भेदभाव है, क्या ये उस राज्य की जनता के साथ अच्छा है। इस पूरी बहस के बाद हो सकता है केंद्र में उस वक्त जो भी सरकार हो, आज से साल, 2 साल, 4 साल बाद जो भी सरकार हो केंद्र में, हो सकता है कि वो सरकार तय करे सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल क्या हो सकती है। तो ये जो प्रयोगशाला उत्तराखंड की है, मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, सरकार नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस कानून के खिलाफ जो लोग हैं वो।
वहाँ इसके ऊपर एक व्यापक सुनवाई होगी। मेरा ये भी मानना है इसमें जितने तरह के दूसरे राष्ट्रीय कानून जुड़े हुए हैं, तो ये एक संविधान पीठ ही इसके ऊपर चर्चा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। 3, 5 या 7 या 9 जजों की संविधान पीठ इसके ऊपर चर्चा करेगी। जो भी फैसला होगा, मैं ऐसा मानता हूँ 21वीं सदी का हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट देश की महिलाओं के बारे में, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, साथ रहने वाले लिव इन रिलेशनशिप के जोड़े, इनके बारे में रहमदिली से सोचेगी अदालत। हर किसी को बेहतर हक मिलेंगे, एक अधिक उदार नज़रिया सामने आएगा, अधिक प्रगतिशील नज़रिया सामने आएगा। हम और आप दोनों देखेंगे आने वाले साल 2 साल शायद इसी मुकदमे में खबरों में रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज मैं इतनी बातें ही आपको बतलाना चाहता था। आप भी सोचिएगा इस बारे में हमने खबरें बहुत सारी छापी हैं, अखबार में एडिटोरियल लिखा है, आज का ये एडिटोरियल है। इन दोनों में अलग अलग बातें, अलग अलग तथ्य सामने आए हैं। आप देखिएगा सोचकर, आपका क्या कहना है? आपके प्रदेश में लागू होना चाहिए कि नहीं? आपके परिवार पे लागू होना चाहिए कि नहीं? या आपके पड़ोस में दूसरे धर्म के लोग हैं, उस पर लागू होना चाहिए कि नहीं? हमारी आपकी सबकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि सरकारें जो फैसला लेती है, संसद जो कानून पास करती है, उसको हम अपनी कसौटी पे भी कसें। अदालत तो करती ही है बाद में। चलिए फिर मिलते हैं। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। बड़ा अच्छा मुद्दा है आपके विचार रखने के लिए। और आपको अगर ये अच्छा लगता है, आप चाहते हैं आपके दोस्त भी इसको सुने देखें, अपने दोस्तों को भी इसको भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का शौक़ रखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कैंसर जो है वो सूंघते सूंघते तंबाकू के पीछे महीना, 2 महीना, 4 महीना में पहुंच जाता है और दबोच लेता है। ऐसा शौक़ रखने वालों को अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए, अपने बच्चों पे मेहरबानी कीजिए, अपने बड़ों पे मेहरबानी कीजिए। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, किसी भी माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगता कि वो कैंसर से गुजरे हुए अपने बच्चों की लाश को कंधा दे। अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोचिए, छोटे बच्चों के बारे में भी सोचिए कि उनको किनके भरोसे आप छोड़ के जाएंगे। तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इसको खाने पीने के पहले अपने माँ बाप का भी सोचिए, अपने बच्चों का भी सोचिए, भाई बहन, पत्नी पति, इनका भी सोचिए, सबका सोचिए। फिर मिलेंगे।